हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर एसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं और एसी सर्किट्स का अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैंडल कर रही हूँ लास्ट वीडियो से, जो कि रेजोनेंस है। रेजोनेंस का बेसिक मैंने आपको बताया था, साथ में मैंने उसका एप्लीकेशन भी बताया था, जो रेडियो, टेलीविजन और सभी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में यूटिलाइज होता है फॉर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। तो रेजोनेंस जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा कम एप्लीकेशन है। साथ में मैंने आपको सीरीज रेजोनेंस के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, तो अभी मैं सीरीज रेजोनेंस को ही कंटिन्यू करके आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। हाँ, सीरीज आरएलसी रेजोनेंस जो होता है या पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस जो होता है, उन दोनों की क्वालिटीज़ में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे सीरीज रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम होता है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, वैसे ही पैरेलल वाले रेजोनेंस कंडीशन में करंट मिनिमम होता है। तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों में, बट द कंडीशन इज सेम, दैट टू मैच द फ्रिक्वेंसी। हम एक ऐसी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं रेजोनेंस के दौरान जिस पर एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है। दिस थिंग इज कॉमन टू बोथ टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट विद द क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर या फिर क्यू फैक्टर, ऐसा इसको इंडिकेट किया जाता है, और किसी भी रेजोनेंस सर्किट के लिए क्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर किस प्रोपोर्शन में राइज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो नेचुरली जो मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ उस हिसाब से क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज। अब मैं और क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस XL इक्वल टू XC होगा ही, XL इक्वल टू XC होगा ही, और करंट एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस I0 फ्लो हो रहा है। तो नेचुरली वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस XL और XC सेम ही होगा, तो चाहे हम ऐसे इंडिकेट करें या ऐसे इंडिकेट करें, बट दिस आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। अब इसे हम मैग्निफिकेशन भी समझ सकते हैं एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इन द रेजोनेंट सर्किट। अब मैं अलग अलग तरीके से क्यू का एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करके बता रही हूँ आपको, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है बेटा, बस याद रखने की चीज़ है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, या बैंडविड्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और बेटा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टेलीविजन, सभी कुछ इसी पर डिपेंडेंट है। Q जो होता है वो VL अपॉन V, जैसा अभी मैंने बताया। तो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस XL के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो I0 इंटू XL हो जाएगा, तो I0 इंटू XL। और एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस ये दोनों तो एक दूसरे को कंपनसेट करे। अगर इसमें प्लस VL वोल्टेज जनरेट हो रहा है तो इसमें माइनस VL वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो अप्लाइड वोल्टेज पूरा का पूरा किसके अक्रॉस आ जा रहा है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जा रहा है। तो अप्लाइड वोल्टेज को मैं I0 R से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब यहाँ पे I0 कैंसिल कर दिया हमने और XL अपॉन R हो गया। अब XL को मैं ओमेगा L से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, पर चूंकि ये रेजोनेंस वाली कंडीशन है तो फ्रीक्वेंसी भी कौन सी होगी, FR या ओमेगा R, 2 पाई FR मतलब ओमेगा R। तो XL को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ ओमेगा L मतलब ओमेगा RL से डिवाइडेड बाय R, ये एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस से। ऐसे ही क्वालिटी फैक्टर को मैं VC अपॉन V से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। VC को मैं I0 XC ले रही हूँ डिवाइडेड बाय I0 R, I0 कैंसिल हो गया। XC की वैल्यू को 1 अपॉन ओमेगा RC से हम सब्सटीट्यूट कर रहे थे, 1 अपॉन R ओमेगा RC। ये भी Q फैक्टर का को एक्सप्रेस करता है, ये भी Q फैक्टर को एक्सप्रेस करता है। अब यहाँ पर अगर मैं VL देखना चाहूँ तो मैं ऐसे ले सकती हूँ V इंटू Q। तो VL मतलब वही हम फिर से जम्बलिंग कर रहे हैं, तो फिर से थॉरो में निकाल के बता रहे हैं। तो VL इज इक्वल टू I0 XL, V अपॉन R से मैं I0 को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस I0 जो होगा वो वोल्टेज V डिवाइडेड बाय R होगा, क्योंकि XL और माइनस XC एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो करंट को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ V अपॉन R से, और XL को मैं ओमेगा RL से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ओमेगा RL डिवाइडेड बाय R इंटू V, और इससे करेंगे तब भी यही आएगा। सिमिलरली VC अपॉन V और 1 अपॉन R ओमेगा R से करेंगे तो हमें फिर से Q की वैल्यू आ सकती है। तो Q फैक्टर इंटू V, या फिर ये कहना चाहिए कि V इंटू
1/r ओमेगा आर सी, ऐसा भी इवेल्युएट हो जाएगा ये। फिर से मैं क्वालिटी फैक्टर को दूसरे तरीके से ले रही हूँ। Q इज इक्वल टू ओमेगा आर एल अपॉन आर है, तो ओमेगा आर को मैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हमेशा ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√LC होता है, या एफ आर की बात करो तो 1/2 पे √LC होता है। तो अभी मुझे ओमेगा आर को रिप्लेस करना है, तो 1/√LC से रिप्लेस कर रही हूँ L अपॉन आर। तो L अंडर रूट वाला L और एक L ये कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में अंडर रूट L होगा डिवाइडेड बाय C होगा, तो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट L अपॉन C और बाहर 1/r हो जाएगा। सिमिलरली Q फैक्टर से भी अगर मैं करूं तो ओमेगा आर को मैं रिप्लेस कर रही हूँ 1/ओमेगा आर को अंडर रूट LC से न्यूमरेटर में सब्सटीट्यूट कर दूंगी। कैंसिलेशन अंडर रूट C का नीचे वाले C से होगा, तो अंडर रूट L अपॉन C, तो सेम चीज हमें इवेल्युएट होके मिल रही। तो Q फैक्टर तरह तरह से हम इवेल्युएट कर सकते हैं। RLC की वैल्यू है तो उससे इवेल्युएट कर सकते हैं, ओमेगा आर एल आर और V मालूम है तो ऐसे इवेल्युएट कर सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट तरीके से हम Q फैक्टर इवेल्युएट कर सकते हैं उस सर्किट के लिए जो रेजोनेंस से गुजर रहा है या जिसमें रेजोनेंस हो रहा है। अब मैं नेक्स्ट आपको पैरामीटर डिफाइन कर देती हूँ रेजोनेंस सर्किट का, वो होता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो इस रिस्पेक्ट में बताया था कि करंट जो होता है वो शुरू में भी जीरो होता है और बाद में भी जीरो होता है, पर इन बिटवीन एक मैक्सिमम वैल्यू करंट की मिलती है एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर पावर भी सीरीज RLC सर्किट में, सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट में पावर मैक्सिमम होती है एट द टाइम ऑफ एफआर जब अकर हो रहा होता है तो पावर मैक्सिमम होती है। पर हमने 2 पॉइंट्स और कैच किए हुए हैं जिस पर फ्रीक्वेंसी F1 और F2 है, और इसकी क्वालिटी ये है कि इन पॉइंट्स पर पावर हाफ है और करंट की वैल्यू I0/√2 है, मतलब मैक्सिमम करंट का के RMS के बराबर मैं पॉइंट कैच कर रही हूँ। ये I0/√2 लगभग RMS वैल्यू है I0 की, ऐसा मान के चल सकते हैं, क्योंकि पीक वैल्यू I0 है तो RMS वैल्यू I0/√2 ही होगी। तो यहाँ पर पावर आपको मिलती है PM/2 इन दोनों पॉइंट्स पर। ये वाला जो कर्व है वो मैंने करंट वर्सेस F के अक्रॉस प्लॉट किया है, पर उन पॉइंट्स को बता रही हूँ जहां पर मैक्सिमम पावर है और उन पॉइंट्स को बता रही हूँ जहां पर हाफ पावर है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, लोअर लिमिट और अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट, इन दोनों के बीच में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि रेजोनेंस सर्किट का जो रिस्पॉन्स होगा वो सेम होगा, फ्लैट होगा। सेम रिस्पॉन्स को फ्लैट रिस्पॉन्स भी कहा जाता है, मतलब नो वेरिएशन। ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो फ्लैट रिस्पॉन्स हमें F1 to F2 के बीच में मिलना चाहिए, और अगर ऐसा है तो हमारा रेजोनेंस सर्किट बहुत ही अच्छा है ऐसा माना जाता है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ऐसा माना जाता है। तो द फ्रीक्वेंसी बैंड विद इन द लिमिट्स ऑफ लोअर एंड अपर हाफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द बैंडविड्थ ऑफ द रेजोनेंस सर्किट। F2 - F1 को बैंडविड्थ कहा जाता है। द रिस्पॉन्स ऑफ द रेजोनेटिंग सर्किट विद इन द बैंडविड्थ इज एज्यूम्ड टू बी फ्लैट, मतलब सेम रिस्पॉन्स होना चाहिए। अब F1 और F2 पर जो होता है X = R होता है, ये अभी मैं आपको डिराइव करके बताती हूँ। और cos phi जो होता है इस मोमेंट पे F1 और F2 पे पावर हाफ है, तो वो भी मैं अभी आपको इवैल्यूएट करके बताती हूँ कि cos phi जो होता है वो 1/√2 होता है, और cos phi 1/√2 है, मतलब phi की वैल्यू 45 डिग्री, तो sin phi भी sin 45 डिग्री भी 1/√2 हो जाए। तो मैं अभी इस पर डिस्कशन कर लेती हूँ कि ये कैसे होता है। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, x 0 हो रहा है, z = R है ओनली। और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इन दोनों पॉइंट्स पर x और R, मतलब रिएक्टिव ओम्स भी अवेलेबल है और रेजिस्टिव ओम्स तो है ही, पर वो ये वाली कंडीशंस ऐसी है, फ्रीक्वेंसी F1 के बराबर या फ्रीक्वेंसी F2 के बराबर होगी, तो उन हालातों में रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट का वो उसके रिएक्टेंस के बराबर होता है। तो ये मैं अभी आपको इवैल्यूएट करके बोर्ड रब करके बता देती हूँ। देन आई विल गो फर्दर बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर के आपसी रिलेशन को भी मैं इवैल्यूएट करूँ। पहले तो मैं ये प्रूव कर देती हूँ कि cos phi 1/√2 क्यों है। तो मैक्सिमम वहाँ जो मैंने कर्व बना के रखा था जिसमें मैंने बैंडविड्थ शो की थी F2 - F1 के बीच में, तो F1 और F2 पर जो पावर होती है वो मैक्सिमम पावर का हाफ होती है, और FR फ्रीक्वेंसी पर पावर जो होती है वो मैक्सिमम होती है
पीएम पावर कितनी है उस वक्त, रेजोनेंट सर्किट में कितना करंट बह रहा है, आई नॉट, और सप्लाई वोल्टेज वी है। तो पूरी की पूरी पावर जो है वो एक्टिव पावर होती है। तो पीएम मैक्सिमम एक्टिव पावर है जो कि इक्वल टू आई नॉट वी है। कब? जब एफ की वैल्यू एफ आर है। जब एफ की वैल्यू F1 या F2 दोनों में से कुछ भी है तब P1 P2 दोनों की वैल्यू हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर हमें मालूम है आई नॉट वी है, तो डिवाइडेड बाय 2 ऐसा करके हमने लिख लिया। अब अगर मैं P1 को डिफाइन करने जाऊं इन टर्म्स ऑफ वी आई कॉस फाई में, तो V तो हमारा V है, करंट जो बह रहा है F1 पर, F1 फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेंस जिस सर्किट में होने वाला है उस सर्किट में करंट कितना बह रहा है, आई नॉट अपॉन रूट 2, और कॉस फाई तो है ही। इधर मैं P1 को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, आई नॉट वी अपॉन 2 से, मतलब P1 की जगह ये रख लिया। अब मेरे पास आ गया कॉस फाई इज इक्वल टू, पूरा जब सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन रूट 2 आएगा, क्योंकि वी आई नॉट कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन रूट 2 आएगा, और कॉस फाई अगर 1 अपॉन रूट 2 है तो साइन फाई भी 1 अपॉन रूट 2 ही होगा। फिर से हमें मालूम है कॉस फाई कितना होता है, आर अपॉन जेड। जेड को अगर यहाँ से मैं डिफाइन करूँ तो आर अपॉन कॉस फाई हो जाएगा। अब जेड की जगह में उस वक्त F1 और F2 फ्रिक्वेंसी पर रिएक्टेंस भी अपना इम्पैक्ट दिखा रहा है सर्किट में, और रेजिस्टेंस भी है। सिर्फ FR फ्रिक्वेंसी पर रिएक्टिव पार्ट जो हो जाता है वो 0 हो जाता है नेट इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह से। तो जब F1 और F2 फ्रिक्वेंसी है उस वक्त रेजिस्टेंस भी है सर्किट में अपना इम्पैक्ट दिखाने वाला, और रिएक्टेंस भी है। तो Z को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से, जो कि आर अपॉन 1 बाय रूट 2। कॉस फाई को मैं 1 अपॉन रूट 2 से रिप्लेस कर दे रही हूँ। इसको सॉल्व किया तो ये रूट 2 आर आ गया। जब हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे उस स्क्वायर रूट को उधर ले गए तो ये 2 हो जाएगा और आर स्क्वायर हो जाएगा, और LHS में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ही। जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आएगा, मतलब आर इक्वल टू एक्स आ जाएगा। कब? F1 और F2 फ्रिक्वेंसी पर। अब R की वैल्यू XL माइनस XC होगी कब? जब फ्रिक्वेंसी F2 है। ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, क्योंकि वो जो रीजन रहता है FR के राइट साइड वाला जो रीजन है वहां पर XL डोमिनेटिंग रहता है, और FR के लेफ्ट वाला जो रीजन है वहां पर XC डोमिनेटिंग रहता है। तो F इक्वल टू F1 पर XC बड़ा हो जाएगा XL से, और F इक्वल टू F2 पर XL बड़ा हो जाएगा XC से। R तो R ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब R किसके बराबर है, प्लस माइनस XL माइनस XC के बराबर या प्लस माइनस x के बराबर है एट F1 एज वेल एज F2, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन ले लिए। अब R को मैं डिफाइन कर सकती हूँ F1 पर XC को मैं 1 अपॉन ओमेगा 1 C से रिप्लेस कर रही हूँ, और XL को मैं ओमेगा 1 L से रिप्लेस करें, मतलब इसको 1 अपॉन ओमेगा C से और इसको ओमेगा L से रिप्लेस करें तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 1 हो जाएगी। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 मेरी F इक्वल टू F2 पर होगी, तो F इक्वल टू F2 पर XL को मैं रिप्लेस करी ओमेगा 2 L से, और माइनस है, और XC को रिप्लेस करी 1 अपॉन ओमेगा 2 C से। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करें, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को जब हम इक्वेट करें तो दिस इक्वल टू दैट हो जाएगा। पूरा सॉल्व करेंगे हम तो हमें फाइनली मिलेगा ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। कैसे किया, सारी टर्म्स को एक तरफ LL की टर्म्स को एक तरफ ले लिया और 1 अपॉन C की टर्म्स को दूसरी तरफ ले लिया। तो यहाँ पर भी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 है न्यूमरेटर में, उधर भी है, दोनों कैंसिल हो गए। L इज इक्वल टू 1 अपॉन C, ओमेगा 1 ओमेगा 2 है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन LC है, और हमें मालूम है ओमेगा आर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो होती है ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो उसको रिप्लेस किया तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर आ गया। अब 1 और 2 इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं, मतलब LHS को इधर RR को ऐड किया तो 2R आ गया, और ये साइड को ऐड किया तो 1 अपॉन ओमेगा 1 C माइनस ओमेगा 1 L प्लस ओमेगा 2 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 C, ऐसे करके पूरा ऐड कर दिया। तो ये स्क्वीज होके L को कॉमन निकाल लिया इन दोनों टर्म से, और 1 अपॉन C को कॉमन निकाले इन दोनों टर्म से, और सॉल्व किया तो ये पार्ट आ गया। अब यहाँ पर हम C को रिप्लेस कर दे रहे 1 अपॉन ओमेगा आर स्क्वायर L से, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 को इसके हिसाब से ओमेगा आर स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। ये टर्म एज इट इज रखी, 1 अपॉन C की जगह मैं लेकर आ रही हूँ ओमेगा आर स्क्वायर L, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह
ओमेगा आर स्क्वायर और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एज इट इज है, मतलब 1/c की जगह ओमेगा आर स्क्वायर एल हो गया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह ओमेगा आर स्क्वायर हो गया और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एज इट इज है। तो ये कैंसिल हो गया। अब ये भी टर्म एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, ये भी एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, इक्वल टू 2r है। तो यहाँ भी ट्वाइस है, उधर भी ट्वाइस है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू आर, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू आर बाय एल, ऐसा निकल आएगा। और ओमेगा को अगर मैं 2 पाई एफ से रिप्लेस कर देती तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू R अपॉन 2 पाई L हो जाएगा। मतलब बैंड विड्थ कितनी आई है, R अपॉन 2 पाई L। और अगर मैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में करना चाहूँ तो FR माइनस FN जो है, मतलब F1 माइनस FR ये डिस्टेंस और FR माइनस F2 माइनस FR ये डिस्टेंस इक्वल है। तो जब आप इसको देखेंगे तो FR माइनस F1 को R अपॉन ट्वाइस 1/2 कर दो, इसका हाफ कर देंगे, मतलब F2 माइनस F1 इज इक्वल टू R अपॉन 2 पाई L को हाफ कर दीजिए। तो F2 माइनस FR के लिए R अपॉन 2 पाई L का हाफ, मतलब R अपॉन 4 पाई L, और R माइनस F1 के लिए भी R अपॉन 4 पाई L ऐसा हो जाएगा। तो ये पूरा जो है हमारा बैंडविड्थ आ गया और साथ में R अपॉन 4 पाई L, बैंडविड्थ हमारी R अपॉन 2 पाई L है और FR माइनस F1 R अपॉन 4 पाई L है और F2 माइनस FR जो है वो R अपॉन 4 पाई L है। तो अब इसके आगे का जो है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो जो अभी मैंने बोल के आप लोगों को समझा उसको मैं यहाँ पर भी कर्व पर बता देती हूँ। F2 माइनस F1 जो है वो पूरा R अपॉन 2 पाई L है, मतलब ये FR माइनस F1 इसका हाफ हो जाएगा और F2 माइनस FR इसका हाफ हो जाएगा। मतलब हर हाल में F1 जो होगा वो FR माइनस R अपॉन 4 पाई L होगा और F2 जो होगा वो FR प्लस R अपॉन 4 पाई L होगा। ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते। अब फिर से F2 माइनस F1 R अपॉन 2 पाई L है ही, और इस इक्वेशन को अगर मैं FR से डिवाइड कर देती हूँ तो R अपॉन 2 पाई FR L हो जाएगा। हमें Q भी पता है जो VL अपॉन V XL अपॉन R इज इक्वल टू ओमेगा R L अपॉन R, XL की जगह मैंने ओमेगा R L रखा। ओमेगा R को हम 2 पाई FR से रिप्लेस कर देते तो 2 पाई FR L अपॉन कैपिटल R हो जाएगा Q की वैल्यू। जब इसको और इसे कंपेयर करते तो हमें मिलता है F2 माइनस F1 अपॉन FR इज इक्वल टू 1 अपॉन Q। ये रिलेशन है बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर का। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेसिप्रोकल नहीं कहना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आज सिर्फ इक्वेशन से डील किया है मैंने, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, पर ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।